हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जो क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन विदाउट इस टॉपिक को यूज किए हुए नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्वालिटी तभी आती है जब उसमें एबनॉर्मल मोलर मास के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आ रही होगी कि मोलर मास कैसे बदल सकता है। मोलर मास कैसे बदल सकता है? तो सिंपल सी चीज है कि मोलर मास जो होता है, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फिक्स होता है। ठीक, अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब कब तक फिक्स रहेगा? जब तक वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। अगर कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा, यानी कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनने वाले पार्टिकल्स का नंबर या तो चेंज हो जाए, तो वहां पे मोलर मास चेंज होता है। अदरवाइज अगर मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, सारे पार्टिकल्स एक ही हैं, तो उसका मोलर मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हुआ क्या कि इससे पहले हम लोगों ने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पे अगर हम बात करें, हमारे पास ये था 1 kg वाटर। इस 1 kg वाटर में हमने ऐड कर दिया कंपाउंड ए 1 मोल। ठीक, और हमें पता है कि वाटर के लिए जो KF होता है दैट इज 1.8 अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस में या डिग्री केल्विन में आप बात करें। तो इसका मतलब यह है कि जब 1 मोल कंपाउंड ए को हमने इसमें ऐड किया, तो हमारे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका जो ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा यहां पे 1 मोलर सॉल्यूशन है। इसका फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना होना चाहिए? तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.8 डिग्री सेल्सियस आनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? क्यों एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट आया? तो हुआ क्या कि जब इन्होंने इसमें किसी कंपाउंड को ऐड किया तो ये 1.8 डिग्री सेल्सियस आया। अगर इसी केस में कंपाउंड बी को ऐड कर दिया 1 मोल अगेन, तो ये ग्रेटर देन 1.8 डिग्री सेल्सियस भी आ रहा था। और अगर इसकी जगह पे एक कोई और दूसरा कंपाउंड ऐड कर दिया, कंपाउंड सी सपोज कर लीजिए ऐड किया 1 मोल, तो ये लेस देन 1.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्या? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल रादर देन नेचर ऑफ पार्टिकल। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है वो क्वालिटेटिव है। अब अगर ये है तो ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से 1.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो हर केस में 1.8 डिग्री सेल्सियस ही आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन हर केस में कैसा बन रहा है? 1 मोलर बन रहा है। लेकिन ऑब्जर्व्ड हमें क्या मिल रहा है? ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 1.8 भी मिल रही है, 1.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी मिल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, या उससे कम भी मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में रिटेन नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट जनरेट क्यों हुआ? व्हेन सॉल्यूट lose its identity in solution।
देन abnormal molar mass is calculated। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी सल्यूट अगर सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो बताएं किस केस में एबनॉर्मल मोलर मास होगा, आप सोचिए। यहां पे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से चेंज हो रही है, ऑब्जर्व नहीं चेंज हो रही, तो यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास है। इन दोनों केसेस में जो हमारा कैलकुलेशन है उससे वैल्यूज क्या हो जा रही, चेंज हो जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। अब एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट जो आया था ये दिया किसने, तो ये दिया था वॉन हॉफ। ठीक, वॉन हॉफ ने एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि जब कोई सल्यूट सॉल्यूशन में डालने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, लूज करने का मतलब क्या है, वो अपने पार्टिकल नेचर में ना रहे, उसके कुछ पार्टिकल या सारे पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें, तो वहां पे मॉलिक्यूल अपना नॉर्मल मोलर मास रिटेन नहीं करता। और अगर नॉर्मल मोलर मास रिटेन नहीं करेगा तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि मोलर मास चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो जाएंगे, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया सल्यूट। ठीक, लेट एज्यूम करते हैं कि हमने ऐड किया 1 2 3 4 5 5 पार्टिकल्स यहां पे ऐड कर दिए सल्यूट के। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम बात करें कि एबनॉर्मल मोलर मास है, सॉल्वेंट में हमने सल्यूट को ऐड किया, तो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है। जिसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे सीपी। तो यहां पे थ्योरेटिकल सीपी जो है, सीपी वो होगा ड्यू टू 5 पार्टिकल हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही 5 पार्टिकल्स थ्योरेटिकल सीपी को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें इन सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन में भी आपके पास 5 ही पार्टिकल हैं। ठीक, दैट मींस नो चेंज इन आइडेंटिटी। पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं किया। तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड सीपी आएगा, बताएं ऑब्जर्व सीपी कितने पार्टिकल की वजह से है। यहां भी हमने 5 पार्टिकल लिया था, यहां भी 5 पार्टिकल है, तो 5 पार्टिकल की वजह से है। थ्योरेटिकल सीपी ऑब्जर्व सीपी के इक्वल है, तो इस केस में इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हुए, चेंज नहीं हुए। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुए तो मोलर मास भी चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल होगा
थ्योरेटिकल मोलर मास, ठीक। और ये केस हुआ, एक केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या मिले, 4 पार्टिकल तो इसी तरह से रहे, बट ये जो 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल है वो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुआ, और क्यों इंक्रीज हुआ, डिसोसिएशन। तो यहां पे हुआ डिसोसिएशन। इस डिसोसिएशन की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि अब ऑब्जर्व सीपी क्या होगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा। पार्टिकल ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में आपका हुआ ऑब्जर्व सीपी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल सीपी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगला पॉइंट आपका आता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोलर मास। आप बताएं क्या होगा इफेक्ट, क्या लग रहा है, सोचिए इसको। ये बताएं, मास तो कंजर्व होता है कि नहीं होता? मास कंजर्व क्वांटिटी है। मास अगर कंजर्व क्वांटिटी है तो यहाँ पे 5 पार्टिकल का मास था, मास तो उतना ही होगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो ईच पार्टिकल, एवरेज मास ऑफ ईच पार्टिकल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? अगर रिज्यूम करिए कि ये 1 केजी का पार्टिकल था तो 5 पार्टिकल का मास हुआ 5 केजी, एवरेज मास एक पार्टिकल का हुआ 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 केजी। बट यहां पे भी टोटल मास कितना है, 5 केजी, और पार्टिकल कितने हैं, 6। तो 5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो एवरेज मास क्या आएगा, लेस देन 1 केजी। तो यहां मिला कि मोलर मास ऑब्जर्व जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे, मोलर मास थ्योरेटिकल से। ऑब्जर्व मोलर मास थ्योरेटिकल मोलर मास से कम हो गया, हुआ कि नहीं एबनॉर्मल। देखिए आपने कहा एबनॉर्मल मोलर मास आपका ऑब्जर्व जो है वो थ्योरेटिकल से चेंज हो गया, ये है ऑब्जर्व मोलर मास। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसके अलावा, तो अगले केस की हम बात करते हैं। 3 पार्टिकल एज सच रहे, लेकिन 2 पार्टिकल आपस में अधेर हो गए, ठीक। इस वजह से अब आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिख रहे हैं, 4 पार्टिकल्स। और हुआ ऐसा क्यों, तो ये हो गया एसोसिएशन की वजह से। एसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपका सीपी ऑब्जर्व लेस देन सीपी थ्योरेटिकल, ये हो गया। और अब बताएं मोलर मास पे क्या इंपैक्ट पड़ा। मोलर मास, टोटल मास यहां दोनों में कांस्टेंट है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो मोलर मास ऑब्जर्व जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मोलर मास थ्योरेटिकल से। दैट मीन्स अगर कभी भी सॉल्यूशन में, अगर किसी सॉल्यूशन में कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, ठीक, जो इसमें हो रहा है डिसोसिएशन में या फिर एसोसिएशन में, तो उस केस में उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही 3 केसेस पॉसिबल हैं जिनके बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वॉन टू हॉफ ने क्या किया, इसमें ये स्टडी किया। पहले तो वॉन टू हॉफ ने ये देखा कि कुछ सब्सटेंसेस के केस में जब हम उन्हें सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं वही ऑब्जर्व नहीं होती है। फिर इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इन्हें ये रीजन मिला कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं। इस वजह से उनकी थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है।
और उस डिफरेंस को इन्होंने अपने टर्म में रिप्रेजेंट किया और एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, और कहा कि वांट ऑफ फैक्टर के रिलेशन से हम इस ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो हुआ, इन्होंने वांट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कराया और कहा ये आई है क्या। तो इन्होंने बताया ये कि इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ये क्या होता है, रेशियो होता है। अब मतलब अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर चाहिए तो हमें ऑब्जर्व भी पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए। और हमारे पास समस्या क्या है, हमारे पास थ्योरेटिकल, दैट मींस थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने का तो फॉर्मूला या रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व कैसे आएगा, इसीलिए तो हम वांट ऑफ फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हुआ कि अगर हम इसको शिफ्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिला सीपी ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू सीपी थ्योरेटिकल। और यहीं से सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं जिसे हमें यूज करना है। मतलब इससे पहले जितने भी सॉल्यूशन के फॉर्मूले आप पढ़ते हो उन फॉर्मूलों को यूज करने के बजाय आप यहां के फॉर्मूले यूज करें। तो अगर हम पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो थी क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप कहते हैं पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पीए नॉट इनिशियल वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीए नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पीए नॉट माइनस पीएस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पीए नॉट हो गया क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने क्या पढ़ा था कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं। लेकिन अब अगर हम ये कहें तो ये क्या हो गया, I इंटू एक्स डी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड रिलेशन की अगर हम बात करें जो क्या था, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी। ये क्या होता है, केबी इंटू मोलैरिटी। तो अब यहाँ पे आई आ जाएगा, आई केबी इंटू मोलैरिटी। थर्ड रिलेशन की बात करें डेल्टा टीएफ, ये क्या हो जाएगा, आई के एफ इंटू मोलैरिटी। फोर्थ रिलेशन की बात करें, हमारा फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हो जाएगा पाई इक्वल टू आई एम आर टी। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम मोलैरिटी। और फिफ्थ रिलेशन की बात करें, फिफ्थ रिलेशन क्या है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आपका हो जाएगा I1 M1 इज इक्वल टू I2 M2। दैट मीन्स सारे पीछे के रिलेशन हमारे खत्म हो गए और हमारे पास अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए केवल इतने ही रिलेशन है। ठीक,
इन सारे रिलेशंस में अब अगर आपको डेटा प्रोवाइडेड हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? आई, दैट मींस वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर कब क्या लेना है यही डिसाइड करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो या बोर्ड्स का क्वेश्चन हो। बस हमें डिसाइड करना है कि हमारे गिवन कंपाउंड के लिए, सॉल्यूट के लिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वही वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू रखनी है। बहुत से क्वेश्चन तो सिंपली पूछे जाते हैं जिसमें हमसे पूछा ही जाता है वांट ऑफ फैक्टर बता दो। डेटा सारा प्रोवाइडेड होगा, आपसे पूछेंगे वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो। और अच्छे क्वेश्चंस इसके कैसे पूछे जाते हैं कि डेटा प्रोवाइडेड है, आपसे कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे तो भी कुछ नहीं करना होता। उस केस में भी आपको क्या करना है? आई ही कैलकुलेट करना है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइज होकर के आयंस बनाता है, उसका आइडिया हमें इसी आई से मिलता है। तो आई के बिहाफ पे हम आयंस कैलकुलेट करते हैं और उसी आयन से हम अपने ऑप्शन को चूज करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कंपाउंड में ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा कंपाउंड के लिए हमें क्या आई की वैल्यू यूटिलाइज करनी है, आई कितना यूज होगा और इस बिहाफ पे हम इसे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले, दैट मींस पुराने फॉर्मूले भूल जाइए, केवल इन फॉर्मूलों को याद रखिए। अब आगे हम लोग इसके फर्दर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आई को हमें क्या यूज करना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने 3 केसेस किए थे उसी तरह से वांट ऑफ फैक्टर के भी 3 केस हो जाते हैं। पहला, पहला केस है when compound retain identity। कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा है या रिटेन नहीं कर रहा है? तो इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा लिखा हो, या फिर आपको मिल जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, एक्सेप्ट कौन से? वो एसिड ना हो और एल्कोहल्स ना हो, नॉर्मली हम बात करते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में रिटेन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या होता है? एक्वस सॉल्वेंट होता है। तो इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे जो कॉमन एग्जांपल आपको मिलता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ग्लाइकॉल, एक्सेट्रा। नॉर्मली ये सारे एग्जांपल्स आपको मिलते रहते हैं क्वेश्चन में, अदरवाइज हमेशा आपको लिखा मिलता है नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है तो हमें मान के चलना है कि वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। अब अगर कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है तो वॉन हॉफ ने बताया कि वॉन हॉफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करने का तरीका एक होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन अपॉन number of
particles added in solution। या फिर I को हम निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास से। ठीक, तो ये बताइए, अभी आपको तो याद होगा कि जब हम बात करते हैं कि हमने मान लीजिए ये 1 2 3 पार्टिकल्स 4 पार्टिकल्स ले लिए, इसको ऐड किया किसमें, सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन में भी कितने पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। तो अगर आप पहले फॉर्मूले से वॉन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालेंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 4, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे पार्टिकल का नंबर जब चेंज नहीं होता तो मोलर मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट सेम, m बाई m कट जाएगा, 1 आएगा। तो आपको मिला इन दिस केस I इज इक्वल टू 1। मतलब जब इन कंपाउंड्स का नाम दिखे क्वेश्चन में या नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड दिखे तो आपको वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। अब इसके बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें जैसे आपसे सिंपली क्वेश्चन कहा जाए कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केबी आपको गिवन होगा, वैसे केबी की वैल्यू वाटर के लिए होती है 0.52। ठीक, तो आपने रखा इसको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी इंटू मोलैरिटी। आई की वैल्यू ग्लूकोज, जैसे ही नाम मिले वहां पे आपको रुक जाना है और वहीं से डिसाइड करना है ग्लूकोज हमारा किस में आता है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएट नहीं होता, तो आई की वैल्यू 1, केबी 0.52 इंटू मोलैरिटी की वैल्यू 2 है और ये आ गया 1.04 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, सॉल्यूशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 101.4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में सॉल्व कर लेंगे, आसानी से कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है कि भाई अब कंपाउंड नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना हो, या ये कंपाउंड हमारा डिसोसिएट हो रहा हो या एसोसिएट हो रहा हो, तब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो डिसोसिएशन होता है या फिर हम बात करते हैं एसोसिएशन होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहला केस हम ले लेते हैं, सेकंड केस हुआ हमारा ये एसोसिएशन का। अब अगर एसोसिएशन है तो एसोसिएशन आपका 2 टाइप का होता है, या तो होगा पार्शियल या फिर होगा कंप्लीट। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, एसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अगर ऐसे टर्म्स हमें क्वेश्चन में दिख जाए
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल एसिड्स एडेड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये भी अगर हम ध्यान रखें तो हमारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, हम पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स हैं या फिर एसिड्स हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। अब अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसमें ये आयनाइज तो होंगे नहीं, और आयनाइज नहीं होंगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्रॉस लिंक हो जाते हैं, दैट मींस डाइमराइज हो जाते हैं। अब अगर कंपाउंड में पार्शियल होगा एसोसिएशन तो यहां पे आएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा क्या होगा, तो ये होता है I - 1 अपॉन 1 बाई m माइनस 1। आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा m, अभी हम देखते हैं। और अगर कंप्लीट एसोसिएशन हुआ तो इस केस में आपका I = हो जाता है 1 बाई m। इन दोनों केसेस में m क्या है, m है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्वाइन टुगेदर, कितने पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ करके आपके एसोसिएट हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए डाइमराइजेशन, तो डाइमराइजेशन में m की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ट्राइमराइजेशन, इसमें आपके लिए m की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या जा सकता है कि अल्फा कैलकुलेट करिए अगर हमें I पता है, या आप हमसे पूछ सकते हैं कि I कैलकुलेट करिए, अल्फा दे दिया है। या फिर क्वेश्चन अगले लेवल का होगा तो हमें अल्फा दे देते हैं और उसके बिहाफ पे हम पहले I निकालेंगे। I कैलकुलेट करने के बाद हमसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमसे कैलकुलेट कराते हैं। तो ये डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, एसोसिएशन, ऐसा कोई भी टर्म अगर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में, या फिर ये पॉइंट दिख रहा है कि कोई भी अल्कोहल है, जैसे आपसे कहा जाए फिनॉल एडेड इनटू द बेंजीन, ठीक, फिनॉल को बेंजीन में डाला, या फिर आपसे कहा जाए एस्टिक एसिड एडेड टू टोल्यूइन, तो उस केस में एसिड है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे हो तो वहां पे आपका एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। इस तरह से हम लोग एसोसिएशन को सॉल्व करेंगे, मतलब एसोसिएशन में अल्फा और आई के रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। अब ये I = 1 बाई m क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कंप्लीट। एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लीजिए वही 4 पार्टिकल हैं जिसे हमने सॉल्यूशन में डाला और ये कंप्लीटली डाइमराइज हो रहा है। अगर ये कंप्लीटली डाइमराइज होगा तो 2 पार्टिकल बन गए। अब आप I कैलकुलेट कर लीजिए किसी भी फॉर्मूले से। पहले कितने पार्टिकल थे आपके, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने हैं, 2 हो गए। इनिशियली कितने थे, 4, आ गया कितना, 1/2। या फिर मोलर मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिकल अधेयर हो गए तो ये मोलर मास कितना हो गया, 2m, जबकि यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ मोलर मास क्या है, m, m डिवाइडेड बाई 2m करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से 1/2। तो ये है I की वैल्यू एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगले की, तो वो है डिसोसिएशन।
तो थर्ड केस आता है हमारा डिसोसिएशन। डिसोसिएट कौन होता है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। अब चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। दैट मीन्स जैसे ही क्वेश्चन में कंपाउंड के नाम से आपको पता चले कि ये कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड, ऐसे नाम आपको देखने को मिले, तो उस केस में आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब वॉन हॉफ फैक्टर आ गया है, एबनॉर्मल मोलर मास ही लगाना है, तो उस केस में हम करेंगे क्या? तो अगेन ये डिसोसिएशन भी कितने टाइप का हो जाता है? 2 टाइप का। एक होगा पार्शियल, दूसरा होगा कंप्लीट। अगर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा i-1 अपॉन n-1 होगा, और कंप्लीट हुआ तो i की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। अब दोनों केसेस में n क्या है? तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्लैश ions formed by one molecule. For example, अगर हम कहें NaCl, तो इसके केस में n की वैल्यू हमारी 2 होगी। बेरियम क्लोराइड n की वैल्यू 3 होगी। देखिए, एक बेरियम और 2 क्लोराइड के आयन बनेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि K4 FeCN6 ये है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ये कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इस केस में आपका एनायन पार्ट 1 बनेगा, कैटायन 4 होंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। या यहाँ पे आप डबल सॉल्ट्स ले सकते हैं, तो डबल सॉल्ट्स के केस में सारे कैटायंस और एनायंस को आपको ऐड कर लेना है। अब इसी के साथ हमसे इसमें और क्या पूछ सकते हैं? तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है आपका? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे C क्या है? मोलैरिटी। और हम ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है, तो मोलैरिटी इक्वल टू हम मोलैरिटी लेकर के सॉल्व करेंगे। ये चीजें तो हमें मिल गई कि चलिए डिसोसिएशन में भी हम अल्फा पता हो तो आई निकाल सकते हैं, आई पता हो तो अल्फा निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू हमेशा आपको इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पता चलेगी, आपको उसे आयनाइज करके उसके आयंस को कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है, अगर कहीं भी डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, ठीक, अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये आपकी आई की वैल्यू है, और इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर, और इससे बहुत से क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, हमसे नेचर पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस विद सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऑप्शंस में होता है एसोसिएट, डिसोसिएट, इज नॉट अफेक्टेड, तो उस केस में बस हमें क्या करना होता है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन करना है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करिए और आप बता देंगे कि कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। अब इसके तीसरे टाइप के
कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है तो हम उसकी बात करते हैं। तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा टी बी फॉर 0.2 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। डेल्टा टीबी का कैलकुलेशन करना है 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आप बताएं तो 0.2 मोलर NaCl का सॉल्यूशन अगर है ये, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको नाम मिला NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है तो डिसोसिएट होगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बिना तो हम फॉर्मूला लगाते नहीं, बस आप लगा दीजिए I Kb इंटू मोलैरिटी, ये लगाया। अब बात आई कि इस केस में हमें डेटा में कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो पहले I निकालना है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ ना लिखा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप कंप्लीट डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लेंगे और I की वैल्यू n के बराबर होगी। तो NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 इंटू 0.52 इंटू मोलैरिटी की वैल्यू 0.2, आपका आ गया आंसर। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन होते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस में आपसे हम उल्टा पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि डेल्टा टीबी फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कह दिया एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, ठीक। डेल्टा टीबी फॉर एल्युमिनियम सल्फेट इज दिस मच, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप डेल्टा टीबी से पहले I निकाल लीजिए। यहां से I निकालने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मींस दे आर सेइंग दैट द पार्शियल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। आप ये फॉर्मूला लगाइए और यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, इसके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, और कुछ इसके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी हम लोग बात करेंगे।